क्वेश्चन नंबर 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें एक दो करेक्शंस थे, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है क्या करेक्शन है। उस करेक्शन को कंसीडर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 51। तो पेज 51 का क्वेश्चन 2 में आपको क्या दिया हुआ है, विश्व शांति मंदिर was established on 1st April 11 and the following is the accounting information for their first year, that is 11 to 12. Underline following is the information of for their first year, यानी ये जो भी विश्व शांति मंदिर का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था उस ईयर का, उस फर्स्ट ईयर का हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। उनका ईयर ही 2012 में उनका ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मतलब है कि 11 में वो ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि उनकी फर्स्ट ईयर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कौन सा ईयर है उनका, तो आपको दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12। इस ऑर्गेनाइजेशन का रिसीट पेमेंट का ईयर 31 मार्च 12 है। दैट मींस ये ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल ईयर एंड कर रही है 31 मार्च 2012, यानी ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 12 मंथ्स बिफोर, दैट इज 1 अप्रैल 2011। जिस ईयर के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ईयर 12 मंथ्स का कौन सा है, 1 अप्रैल 11 to 31st March 12. That is 12 is our current year, यानी 11 is our last year and 13 is our next year. इस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट ईयर ये सेटअप था ही नहीं, इसीलिए लास्ट ईयर की आपको इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेंगी ही नहीं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर की रहे, नेक्स्ट ईयर की होगी तो आपको स्पेसिफिकली वैसे दिया जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिया है रिसीट पेमेंट और उसके नीचे दी है एडजस्टमेंट, दैट इज इंफॉर्मेशन। अब इस रिसीट पेमेंट को, इंफॉर्मेशन को मुझे उनके फाइनल अकाउंट में पोस्ट करना है और बैलेंस शीट टैली करनी है। तो सबसे पहले हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा रिसीट साइड से। रिसीट पेमेंट में जितनी भी एंट्रीज है उन सबका मुझे सिंगल इफेक्ट ही शो करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के भी दिए जाते हैं डबल इफेक्ट। इतना नॉलेज सबको आ चुका है। तो रिसीट पेमेंट का पोस्टिंग जब मैं फाइनल अकाउंट में पोस्ट करती हूँ तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में मुझे करना है। सबसे पहले हम पोस्ट करेंगे रिसीट्स, देन हम पोस्ट करेंगे पेमेंट्स और उसके बाद हम पोस्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स। तो आ जाते हैं सभी रिसीट। इस ऑर्गेनाइजेशन के रिसीट में जो भी एंट्रीज दी है वो एंट्रीज के अगेंस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट रिसीव हुआ, रिसीट में दिया है, दैट मींस अमाउंट रिसीव हुआ। अब मिला हुआ पैसा ये हमारे लिए होता है इनकम। बट इनकम को हम दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। अगर उस इनकम का नेचर रेवेन्यू है, जो अमाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन को एवरी मंथ एवरी ईयर रिसीव होगी, उसका नेचर रहेगा रेवेन्यू और वो अमाउंट मुझे पोस्ट करनी है इनकम साइड में। बट वो ऑर्गेनाइजेशन को अगर अमाउंट सिर्फ एक ही बार मिलने वाली है लाइफ टाइम में, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल इनकम। हमें कैसे समझेगा कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, तो आपको एक क्वेश्चन में हिंट दी जाती है। जो भी कैपिटल इनकम रहेगा, जो भी वन टाइम इनकम होगा, वो आपको स्पेसिफिकली दिया जाता है। क्या सेंटेंस से दिया जाएगा कि दिस अमाउंट्स आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ये क्वेश्चन में दिया जाता है कि इस अमाउंट को आपको कैपिटल इनकम अज्यूम करना है, तो ही मैं इसको कैपिटल इनकम अज्यूम करूंगी, अदरवाइज हम उसे रेवेन्यू इनकम ही अज्यूम करेंगे। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम रिसीट साइड को पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिसीट आपको दी है सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। कहाँ लिखेंगे, कॉपी में ही मार्जिन में लिखेंगे ऊपर। सब्सक्रिप्शन मीन्स मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन मीन्स मेंबरशिप फीस। इस ऑर्गेनाइजेशन में चलाने के लिए फंड लगेगा, तो वो फंड कैसे जनरेट करती है, मेंबर्स बना के। मेंबर्स क्या करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को एवरी मंथ एवरी ईयर फीस देंगे, उस
को कहा जाता है मेंबरशिप फीस, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन इस इंस्टीट्यूट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, और ये मिला हुआ सब्सक्रिप्शन टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी उसको कैपिटल इनकम मानना या रेवेन्यू इनकम मानना है, क्वेश्चन में पहले हमें चेक करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शंस टू बी रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टू बी कैपिटलाइज्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? जहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा है वहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है। फिर हम देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या आपको कहीं दिया हुआ है क्या? सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट दी है, बट टू बी कैपिटलाइज्ड ऐसा नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 3 सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, बट वहाँ ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ऐसा मेंशन नहीं होने के कारण हम सब्सक्रिप्शन को कैपिटल इनकम अज्यूम नहीं कर सकते, मुझे इसको रेवेन्यू इनकम ही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि मेंबरशिप फीस एवरी ईयर देंगे ना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंबरशिप फीस एवरी ईयर मिलने वाली है, यानी उसका नेचर बन गया रेवेन्यू, और इसलिए हम इसे कहाँ पोस्ट करेंगे? इनकम में। तो लिखते हैं क्रेडिट में लिखे जाते हैं इनकम को प्रीफिक्स करेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस, बट पोस्ट इट इन द इनर कॉलम। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट नंबर 3 इस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, यानी एडजस्टमेंट है, तो मैंने मार्क कर दिया। देन नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट एंट्री इज सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट एंट्री इज एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम नए मेंबर्स बनाते हैं तो उससे एक फर्स्ट टाइम कुछ फीस ली जाती है, तो वो फीस को हम कहते हैं एंट्रेंस फीस। ये एक ही बार रिसीव होती है, बट इसका पर्पस क्वेश्चन में दिया है कि टू बी कैपिटलाइज्ड आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, तो मैं देखती हूँ जहाँ एंट्रेंस फीस है वहाँ तो कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं देखती हूँ एडजस्टमेंट में कहीं इंफॉर्मेशन में कुछ कहता है क्या? ये पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? एंटायर अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। एंटायर अमाउंट यानी फुल अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस जितनी भी मिली आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड यानी उसको कैपिटल इनकम अज्यूम करो, और कैपिटल इनकम हम कहाँ पोस्ट करते हैं? लायबिलिटी में। तो लिखते हैं एंट्रेंस फीस 3 to 4 लाइन्स हम ब्लैंक रखेंगे, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी में हमेशा आना चाहिए सबसे पहला कैपिटल, इसलिए एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटलाइज्ड एंड फुल अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस दैट इज 10,000 आर टू बी कैपिटलाइज्ड। देन नेक्स्ट डोनेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिला, बट इसको उन्होंने कैपिटल इनकम ट्रीट किया या रेवेन्यू इनकम ट्रीट किया या नहीं किया? क्या ये अमाउंट को कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं या ये रूटीन एक्सपेंस के लिए यूज करने वाले हैं? उसका पर्पस क्वेश्चन में मेंशन होना जरूरी है। तो क्या कैपिटल इनकम अज्यूम करना है या रेवेन्यू इनकम करना है? पॉइंट नंबर 2 आपको कहता है एंटायर अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी डोनेशन को भी हमें कौन सा इनकम अज्यूम करना है? कैपिटल इनकम, और इसलिए हम इसे कहाँ पोस्ट करेंगे? लायबिलिटी में। लिखते हैं डोनेशंस इन ब्रैकेट कैपिटलाइज्ड। एंटायर अमाउंट ऑफ डोनेशंस दैट इज फुल अमाउंट ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड 75,000। रिसीट में 3 एंट्रीज दी थी, तीनों को हमने पोस्ट किया। रिसीट की हर एक एंट्री इनकम नहीं तो लायबिलिटी। मैंने क्या कहा? इनकम और लायबिलिटी, या तो रेवेन्यू इनकम है नहीं तो कैपिटल इनकम है। लायबिलिटी में हम वही एंट्रीज पोस्ट करेंगे, कैपिटल इनकम हम वही अज्यूम करेंगे जिसके बारे में आपको स्पेसिफिकली पर्पस दिया गया कैपिटलाइज्ड। अदरवाइज हम उसे कहाँ पोस्ट करेंगे? हमेशा इनकम में। देखो सब्सक्रिप्शन कुछ भी कैपिटलाइज नहीं था, तो मैंने इसको इनकम में रिकॉर्ड कर दिया, बट एंट्रेंस फीस एंड डोनेशंस के लिए कहा था कि आर टू बी कैपिटलाइज्ड, इसीलिए हमने इसे कहाँ पोस्ट किया? लायबिलिटी में। डन। आ जाते हैं पेमेंट साइड ना, रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स। अब पेमेंट का भी हर एक एंट्री मुझे कहीं ना कहीं पोस्ट करनी है। पेमेंट है एक्सपेंस, ये एक्सपेंस या तो रेवेन्यू नेचर का होगा या तो कैपिटल नेचर का होगा। अब अगर ये रेवेन्यू है तो उसे मुझे एक्सपेंस में पोस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंस है तो वो मुझे यस एसेट में पोस्ट करना पड़ेगा। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एक्सपेंस होता है और कौन सी हमारी एसेट होती है। तो पेमेंट को पोस्ट
डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। ठीक, देखते हैं पहले फर्नीचर। सबको मालूम है फर्नीचर, क्या हम इसे एक्सपेंडिचर में पोस्ट करेंगे या हम उसे असेट में पोस्ट करेंगे? सबको आंसर आता है यस, इट इज अवर असेट। क्यों? क्योंकि इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब मैंने ये फर्नीचर परचेस किया मेरे लिए एक्सपेंस जरूर हुआ क्योंकि मुझे इसके अगेंस्ट पेमेंट करना पड़ा, बट इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस। क्यों? परचेस करने पे इसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, इसीलिए वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए क्या होते हैं? असेट। तो लिखते हैं फर्नीचर। चेक कर लेते हैं, इज देयर एनी एडजस्टमेंट? यस, फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है तो पोस्ट इट इन द इनर कॉलम, रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, बुक्स। सबसे पहले सोचना है, पेमेंट में दिया है यानी मैंने बुक्स के लिए पेमेंट किया, पैसा बाहर गया है फॉर बुक्स, बुक्स परचेस की है यानी मैंने पेमेंट किया, अमाउंट मेरे पास से बाहर गई, एक्सपेंस हुआ। अब दो टाइप का एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल। बुक्स जब भी हम परचेस करते हैं तो उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलता है, दैट मीन्स इट इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हम कहाँ पोस्ट करेंगे? असेट में। लिखते हैं बुक्स 15,000 डायरेक्टली इन आउटर कॉलम। क्यों बुक्स मैंने एसेट में लिखा? क्योंकि इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बुक्स परचेस करते हैं तो बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो रहेगा हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सोचो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर एक्सपेंस और इट इज अवर एसेट। स्टेशनरी खरीदेंगे तो आपको उसको बार बार परचेस करनी है, स्टेशनरी हर बार यूज करनी है, बेनिफिट खरीदने के बाद तुरंत खत्म हो रहा है क्योंकि हम तुरंत उसको यूज करने वाले हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंस, इसलिए हम पोस्ट करेंगे एक्सपेंडिचर में। लिखते हैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्ट करेंगे 5,000 आउटर कॉलम में। अब आगे की अमाउंट्स देखो, मैंने करेक्शन में बताया है थोड़ा सा, एंट्रीज एंड अमाउंट आगे पीछे हुआ है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स एंड अमाउंट ऑफ न्यूज़पेपर इज 2,500। न्यूज़पेपर्स पेमेंट में दिया यानी हमने इसके अगेंस्ट पेमेंट किया यानी हमारे लिए वो एक्सपेंस हुआ। अब मैं सोचती हूँ इट इज वेदर इट इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वेदर इट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? जब इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलता है। न्यूज़पेपर मैंने आज खरीदा, बेनिफिट क्या होगा? पढ़ के वही खत्म होना है। क्या मैं इस न्यूज़पेपर को 10 डेज के बाद पढ़ सकती हूँ? क्या नो, मुझे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आफ्टर 10 डेज आज के न्यूज़पेपर का। दैट मीन्स इट इज नॉट अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स इट इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हम कहाँ पोस्ट करेंगे इसे? एक्सपेंडिचर में। टू न्यूज़पेपर बट अमाउंट विल बी 2,500। न्यूज़पेपर्स 2,500। नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट। रेंट पेमेंट भी दिया है यानी हमने पेमेंट किया है टुवर्ड्स रेंट, पॉकेट से पैसा बाहर गया, एक्सपेंस हुआ। वेदर इट इज अवर रेवेन्यू और कैपिटल। रेंट अगर हम रेंट पे अगर हमारा ऑफिस है तो हमें रेंट एवरी मंथ एवरी ईयर पे करना है, तो नेचर है इसका रेवेन्यू और इसलिए पोस्ट करेंगे एक्सपेंडिचर में। चेक करते हैं कोई एडजस्टमेंट रेंट से रिलेटेड, यस है, तो इनर कॉलम रेंट टू ऑफिस रेंट, post it in the inner column. Next is salaries. एम्प्लॉई को सैलरी एवरी मंथ एवरी ईयर पे करना है यानी सैलरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर कैसे? एक्सपेंडिचर। तो लिखते हैं एक्सपेंडिचर में बट पोस्ट इट इन द इनर कॉलम सैलरीज 8,400। नेक्स्ट दिया है फिक्स डिपॉजिट। मैंने करेक्शन बताया था, फिक्स डिपॉजिट पेमेंट में दिया है यानी हमने इसके अगेंस्ट पैसा हमारे पास से बाहर गया, पेमेंट में दिया है पैसा बाहर गया, बट हमने वो जो पेमेंट किया वो किसके लिए किया? फिक्स डिपॉजिट यानी हमने ये अमाउंट कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट रखी है, जो ये डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो अमाउंट जो मैंने डिपॉजिट रखा है वो आपको फ्यूचर में रिसीवेबल है एंड एनीथिंग रिसीवेबल
रिसीवेबल इज अवर असेट होता है, फिक्स डिपॉजिट हम लिखेंगे असेट साइड में, दैट मींस इट इज अवर इन्वेस्टमेंट। बट जो बैंक में हम इन्वेस्ट करते हैं उसे हम फिक्स डिपॉजिट टर्म देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस कैरेड डाउन, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैरेड डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस। फिर इस क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या है? कैश है, बैंक बैलेंस है। तो सोचो कैश एक्सपेंस है कि असेट है? बैंक बैलेंस एक्सपेंस है कि असेट है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम कहाँ पोस्ट करते हैं? असेट में रिकॉर्ड करते हैं कैश इन हैंड 1800, कैश एट बैंक 20,000। चेक करो सारी एंट्रीज रिसीट की हमने इनकम और लायबिलिटी में लिखा। लायबिलिटी में वही एंट्री लिखी जिसके बारे में कैपिटलाइज किया था, अदरवाइज हमने उसको इनकम में पोस्ट किया। पेमेंट की हर एक एंट्री मैंने एक्सपेंस और असेट में लिखा। जिसका नेचर रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर, जिसका नेचर वन टाइम है वो असेट। चेक करो, गो थ्रू करो 2 मिनट में। कोई डाउट होंगे तो हम लाइव में डिस्कस करेंगे। कोई एंट्री में कोई डाउट है क्या पहले चेक करो, डाउट लिख के रखो, फिर हम लाइव में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक, फिर हम अभी बढ़ेंगे एडजस्टमेंट पे। मैं रुकती हूँ, जो भी एंट्रीज नहीं समझी है उसको मार्क करो और हम उसको लाइव में डिस्कस भी कर सकते हैं। डन ना? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। अब इस इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट्स में कुछ एंट्रीज के मुझे डबल इफेक्ट देने पड़ेंगे, कुछ एंट्रीज मेरे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। कल मैंने लाइव में डिस्कस किया था कौन सी एंट्रीज एडजस्टमेंट रहेगी, कौन सी एंट्रीज इंफॉर्मेशन रहेगी, ये पढ़ के हमें फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा कि आपके पास जो भी अमाउंट रिसीव हुई उसको आपको कैपिटलाइज करना है, यानी कैपिटल इनकम मानना है, ये इंफॉर्मेशन। इसके कोई डबल इफेक्ट नहीं दिए जाएंगे। बट एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, ये सारी एडजस्टमेंट्स के हमें देने पड़ेंगे डबल इफेक्ट। ठीक, हम लॉजिकली भी देखेंगे और मैंने विदाउट लॉजिक भी एक्सप्लेन किया हुआ है लाइव में, उसको भी आप कैसे भी करके आप उसको याद रख सकते हैं, लॉजिकली एज वेल एज विदाउट लॉजिक। ठीक, तो बढ़ते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय ₹1000। डेप्रिशिएट यानी फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट करो, सबको मीनिंग मालूम है। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। हम फर्नीचर खरीदेंगे तो उसको हम यूज करेंगे, यूज करने के कारण इसके ऊपर जो भी रिडक्शन आता है उसे हम टर्म देते हैं अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन। अब करंट ईयर में फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई यानी रिड्यूस हुई। कितने से रिड्यूस हुई? 1000। तो इसको मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना पड़ेगा कि फर्नीचर की वैल्यू 1000 से रिड्यूस हुई, यानी ये एडजस्टमेंट मुझे इस फर्नीचर के साथ, ऑलरेडी फर्नीचर हमने लिखा हुआ है, इस फर्नीचर में हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना यानी ऐड नहीं तो माइनस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कभी नहीं होता, तो मैं ये डेप्रिसिएशन या तो ऐड करूंगी या तो माइनस करूंगी। डेप्रिसिएशन से क्या होता है? वैल्यू रिड्यूस होती है, इसलिए हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 1000। 20,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया था, बट ड्यूरिंग द ईयर उसकी वैल्यू 1000 रुपीज से रिड्यूस हुई, यानी उस फर्नीचर की वैल्यू आ चुकी है 90,000 पे। करंट ईयर के लास्ट डेट को उस फर्नीचर की वैल्यू थी 90,000। ठीक, अब डेप्रिसिएशन ये एडजस्टमेंट में दिया था जिसमें से हमने इसका सिंगल इफेक्ट शो किया। अब ये एडजस्टमेंट है तो मुझे इसका डबल इफेक्ट सोचना पड़ेगा। मैं लॉजिकली पहले एक्सप्लेन करूंगी। डेप्रिसिएशन ने क्या किया? मेरी असेट की वैल्यू को रिड्यूस किया, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम किया। जब मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है तो मेरे लिए एक्सपेंस, मेरे लिए लॉस, वो एक्सपेंडिचर है, इसीलिए एक्सपेंडिचर में पोस्ट करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000। फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हुई यानी फर्नीचर की वैल्यू 1000 रुपीज से कम होती है तो मेरे लिए लॉस। अब इसको मैं विदाउट लॉजिक, ये लॉजिक सपोज किसी को नहीं समझता तो विदाउट लॉजिक भी हम इसके इफेक्ट्स दे सकते हैं।
कैसे? मैंने क्या किया, बैलेंस शीट की असेट यानी ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से मैंने माइनस किया, ये विदाउट लॉजिक है, राइट में से मैंने माइनस किया। माइनस का होता है हमेशा अपोजिट इफेक्ट, प्लस का होता है हमेशा सेम इफेक्ट। अगर मैं ऐड करती हूँ यानी सेम इफेक्ट जाएगा, माइनस करती हूँ यानी अपोजिट इफेक्ट जाएगा। राइट में से माइनस है, राइट का अपोजिट, कहीं ना कहीं मुझे राइट के अपोजिट में लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ से तो माइनस कर दिया, फिर दूसरी जगह कौन सी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट में से माइनस किया यानी अपोजिट इफेक्ट दो, राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसका सेकंड इफेक्ट दिया। ये लॉजिक नहीं है, ये याद रखने का तरीका है। अगर हमको नहीं समझता कि कौन सा इफेक्ट कहाँ देना, तो लॉजिक करके भी आप दे सकते हो, विदाउट लॉजिक करके भी आप दे सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Entire amount of entrance fees and donations are to be capitalized. क्या इसको मैं एडजस्टमेंट मानूं या मैं इसको इंफॉर्मेशन मानूं? ये इंफॉर्मेशन है। कैसे इंफॉर्मेशन है? क्योंकि एंट्रेंस फीस और डोनेशन को कैपिटल इनकम मानो, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया था, इसके कोई डबल इफेक्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ थर्ड में मैंने एक करेक्शन बताया है, देयर आर, रुपीज नहीं चाहिए, देयर आर 1000 मेंबर्स ईच पेइंग ₹100 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। इसको हम लास्ट में करते हैं, पहले हम आ जाते हैं फोर्थ पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 एंड ऑफिस रेंट 700। इस एडजस्टमेंट में एक सैलरी से रिलेटेड है, एक रेंट से रिलेटेड। जो सैलरी से रिलेटेड है मुझे इस सैलरी में ही एडजस्ट करना है, जो रेंट से रिलेटेड है वो मुझे इस रेंट में एडजस्ट करना यानी ऐड, नहीं तो माइनस, बराबर। अब ऐड करना या माइनस करना, इसके लिए वो कौन सी ईयर का है ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो करंट ईयर का है तो करंट ईयर से रिलेटेड सारी एंट्रीज ऐड ही होती है, चाहे पेड, नॉट पेड, रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, करंट ईयर का है तो ऐड होगा। अदर देन करंट ईयर यानी लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का है तो वो माइनस ही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज नहीं चाहिए। तो करंट ईयर की है तो ऐड करो, अदर देन करंट ईयर है तो माइनस करो। अब ये एंट्रीज जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी रिलेट्स टू ईच ईयर, कुछ भी मेंशन नहीं है, वेदर इट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर तो इस क्वेश्चन में होगा ही, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, कुछ भी मेंशन नहीं है। बट ये करंट ईयर के एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, यानी ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर का है। करंट ईयर से रिलेटेड होने के कारण हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, यानी इस सैलरीज में हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस हम कभी भी पे करते हैं, आउटस्टैंडिंग यानी ये अनपेड है। अनपेड यानी कुछ रीजन से हमने कुछ एम्प्लॉइज को सैलरीज पे नहीं किया करंट ईयर में, जो इस साल पे नहीं किया उसे मुझे नेक्स्ट ईयर इमीडिएट देना ही पड़ेगा। दैट मींस दिस 600 रुपीस जो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग थे, विच इज गोइंग टू बी पेएबल इन नेक्स्ट ईयर। दैट मींस ये नेक्स्ट ईयर में अमाउंट इज पेएबल एंड एनीथिंग पेएबल इज अवर लायबिलिटी। सबको मालूम है आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमेशा लायबिलिटी में पोस्ट होता है। ठीक, अब ये लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया, इसको विदाउट लॉजिक सोच के देखो। हमने क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में ऐड किया, यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, लेफ्ट में ऐड किया। ऐड मींस सेम इफेक्ट, माइनस मींस अपोजिट इफेक्ट, मुझे उसको लेफ्ट में ही लिखना पड़ेगा। लेफ्ट मींस सेम इफेक्ट, तो लेफ्ट में ऐड किया तो लेफ्ट में दिखाओ। यहाँ तो मैंने ऐड कर दिया एंड सेकंड प्लेस हमारा कौन सा रहेगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड यानी लायबिलिटी साइड। ये विदाउट लॉजिक, लेफ्ट में ऐड किया तो लेफ्ट में ही इफेक्ट जाएगा, लेफ्ट में से माइनस किया तो अपोजिट इफेक्ट जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफिस रेंट, दिस एडजस्टमेंट्स रिलेट्स टू ऑफिस रेंट, यानी ये मुझे इस ऑफिस रेंट में ऐड नहीं तो माइनस करना पड़ेगा।
मैं ऐड करूँ माइनस करूँ, इसके लिए वो कौन सी ईयर का है ये पहले पता करो। अगर वो करंट ईयर का है तो ऐड ही होगा, क्योंकि मुझे इस फाइनल अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड सारी एंट्रीज शो करनी पड़ती है। तो करंट ईयर का है तो ऐड, सिंपल लॉजिक। अदर देन करंट ईयर है तो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब ये करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, कहाँ से समझेगा? करंट ईयर के क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, यानी वो करंट ईयर की है एंड दिस रिलेट्स टू करंट ईयर, इसीलिए हम इस रेंट में कर देंगे एड आउटस्टैंडिंग। अब विदाउट लॉजिक विद लॉजिक दोनों एक कर देंगे। आउटस्टैंडिंग यानी रेंट हमने पे किया था 8400, ये पेमेंट में दिया था, बट ये आउटस्टैंडिंग लिखा है यानी कि अनपेड। जो रेंट हमने करंट ईयर में पे नहीं किया उसे मुझे कंपल्सरीली नेक्स्ट ईयर में पे करना ही पड़ेगा। तो ये रेंट 700 रुपीज आउटस्टैंडिंग अनपेड मुझे नेक्स्ट ईयर में पेएबल है एंड एनीथिंग पेएबल इज अवर लायबिलिटी ऑफिस आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 700। अब विदाउट लॉजिक हमने क्या किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड किया। कौन सी साइड ऐड किया? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट में ऐड किया, ऐड यानी सेम इफेक्ट, यानी इसको दूसरी जगह पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना पड़ेगा। कौन सी रहेगी लेफ्ट हैंड साइड? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट। अब सबका ध्यान होना चाहिए एडजस्टमेंट नंबर 3। थर्ड एडजस्टमेंट आपको क्या कहती है? देयर आर 1000 मेंबर्स, रुपीस कट किया है सबने। देयर आर 1000 मेंबर्स, ईच पे ₹100 एज एनुअल अंडर में एनुअल सब्सक्रिप्शन। लास्ट में क्या वर्ड है? सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मुझे एंट्री ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैंने लिखी है। मैं देखती हूँ मेरे पूरे फाइनल अकाउंट में यस मैंने इनकम में लिखा है। यानी ये एडजस्टमेंट मुझे इस सब्सक्रिप्शन में ही एडजस्ट करना, यानी ऐड नहीं तो माइनस करना। ध्यान सबका, पूरे नॉन ट्रेडिंग में ये सब्सक्रिप्शन ही तकलीफ देने वाला है। ठीक, धीरे धीरे हम डिफिकल्ट स्टेज पे आगे बढ़ेंगे, पहले हम सिंपल सिंपल ही करने वाले हैं। देयर आर 1000 मेंबर्स, यानी इस विश्व शांति मंदिर का 1000 मेंबर्स हैं, यानी इन्होंने कितने मेंबर्स बनाए? 1000। ये मेंबर क्या करेंगे? इस विश्व शांति मंदिर को फंड देंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि हम आपसे एनुअल कितना चार्ज करेंगे मेंबरशिप फीस, दैट इज सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज, यानी हर एक मेंबर इस विश्व शांति मंदिर को 100 रुपीज एनुअली यानी एक साल का देगा, बराबर, जिसमें से इस विश्व शांति मंदिर को अपने एक्सपेंसेस पे करते जाते हैं। तो ये हर एक मेंबर हर साल इस विश्व शांति मंदिर को 100 रुपीज पे करेगा एनुअली। यानी मैं अगर मेंबर हूँ तो मुझे 100 रुपये इस विश्व शांति मंदिर को एक साल का दे देना है, फिर दूसरे साल मुझे वापस 100 रुपीज देने पड़ेंगे, ऐसे एवरी ईयर। हाँ, मैं क्या करूँगी? इस विश्व शांति मंदिर को 100 रुपीज देते जाऊँ। ऐसे 1000 मेंबर्स हैं, तो 1000 मेंबर्स हर एक मेंबर 100 रुपीज अगर देता है तो विश्व शांति मंदिर को एनुअल कितना सब्सक्रिप्शन एवरी ईयर रिसीव होना चाहिए? 1 लाख। ये किसको नहीं समझा पहले चेक करो। मैंने क्या कहा, एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं। इस विश्व शांति मंदिर के 1000 मेंबर्स हैं, तो ये 1000 मेंबर्स क्या करते हैं? इस विश्व शांति मंदिर को 100 रुपीज का एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, एनुअल मेंबरशिप फीस देते हैं। तो 1000 मेंबर्स से 100 रुपीज के हिसाब से विश्व शांति मंदिर को एवरी ईयर, एनुअल है एवरी ईयर कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए? 1 लाख। यानी करंट ईयर में भी कितना सब्सक्रिप्शन सारे मेंबर्स से मिलना चाहिए? 1 लाख। This 1 lakh rupees का सब्सक्रिप्शन relates to current year also। इस साल भी मुझे कितना सब्सक्रिप्शन सारे मेंबर से मिलना चाहिए?
1 लाख कौन सी ईयर में? करंट ईयर में। तो करंट ईयर में मिलना चाहिए 1 लाख। तो मैं रिसीट में देखती हूँ क्या मुझे पूरा 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ है क्या? तो रिसीट में आपको दिया है, देखो सब्सक्रिप्शन कितना 95,000। क्या वो गलत है? नो, 1 लाख मिलना चाहिए बट मुझे इस साल में मिला है 95,000। यानी मैं इसको कह सकती हूँ कि टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, रिसीवेबल होना चाहिए 1 लाख। करंट ईयर में टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए मुझे? 1 लाख का। बट मुझे मेंबर्स ने अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन किया? 95,000 रिसीव्ड में दिया। 1 लाख मिलना चाहिए बट मिला 95,000। यानी करंट ईयर का और कितना सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो नहीं मिला? मैंने क्या कहा? करंट ईयर में सारे मेंबर्स से मुझे मिलना चाहिए 1 लाख का सब्सक्रिप्शन। मेरे 1000 मेंबर्स है, हर एक मेंबर मुझे 100 रुपीज पे करता है, तो मुझे करंट ईयर में 1 लाख का सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। बट रिसीट आपको बताता है कि हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला? 95,000। मिलना चाहिए 1 लाख बट रिसीव हुआ 95,000। यानी कितना सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है बट आपको रिसीव नहीं हुआ? दैट इज 5,000। कहाँ से आया 5,000? 1 लाख मिलना चाहिए, 95,000 रिसीव है। यानी कितना नॉट रिसीव है? 5,000। इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस 5,000 रिलेट्स टू करंट ईयर। करंट ईयर में मिलना चाहिए था ना, बट नहीं मिला। दिस 5,000 रिलेट्स टू करंट ईयर, तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना यानी मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो माइनस करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? ऐड करूँ कि माइनस करूँ? सिंपल लॉजिक मैंने बताया। ऐड वही एंट्रीज होती है जो करंट ईयर की है, माइनस वो एंट्रीज होती है जो अदर देन करंट ईयर है। ठीक, तो ये 5,000 रिलेट्स टू व्हिच ईयर? दिस 5,000 रिलेट्स टू करंट ईयर होगी। करंट ईयर में मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। दैट मींस दिस 5,000 रिलेट्स टू करंट ईयर। वो करंट ईयर का है, इसलिए हम करेंगे ऐड। एंड आउटर कॉलम में आपको उतना सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ेगा जितना करंट ईयर से रिलेटेड है। करंट ईयर में मिलना चाहिए था 1 लाख, आउट ऑफ विच 95,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसीट साइड एंड 5,000 इज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसलिए इसको हम टर्म देंगे आउटस्टैंडिंग, अनपेड एंड नॉट रिसीव्ड, ये दोनों हो सकता है। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो अनपेड होता है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो नॉट रिसीव्ड होता है। टोटल 1000 मेंबर्स है, हर एक मेंबर 100 रुपीज देंगे, तो एवरी ईयर हमें 1 लाख का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। यानी इस साल ही मुझे इनकम कितना होना चाहिए? 1 लाख। जो इस साल का इनकम है वो आपको बराबर आउटर कॉलम में शो करना ही पड़ेगा। बट आउट ऑफ 1 लाख 95,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट मींस 5,000 नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो नॉट रिसीव्ड है, जो नॉट पेड है, उसको हम टर्म देते हैं आउटस्टैंडिंग। तो मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग 5,000। अब ये एडजस्टमेंट में है, यानी मुझे उसका सेकंड इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। बट ये इनकम आउटस्टैंडिंग है। लॉजिकली सोचो, एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस हम कभी भी पे करते हैं, आउटस्टैंडिंग यानी वो पेएबल रहेंगे। ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, इनकम हम कभी भी रिसीव करते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग मींस रिसीवेबल, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। विदाउट लॉजिक नहीं समझता, मुझे मालूम है नहीं समझता, तो हम विदाउट लॉजिक भी इफेक्ट दे सकते हैं। कैसे? मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के राइट हैंड साइड में ऐड किया, राइट में ऐड, मैंने सेव इफेक्ट, यानी कहीं ना कहीं हम इसे राइट में ही पोस्ट करेंगे। यहाँ तो पोस्ट कर दिया, दूसरी हमारा प्लेस है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड यानी असेट्स साइड। ठीक, हमने क्या किया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैं ये लाइफ में पूछूंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस हमेशा पे होते हैं, आउटस्टैंडिंग यानी वो पेएबल रहेंगे।
इसलिए लायबिलिटी। इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम कभी भी रिसीव होता है तो वो अगर आउटस्टैंडिंग है दैट मीन्स रिसीवेबल रहेगा। ठीक, विदाउट लॉजिक भी लिख सकते हो। ये मैंने लेफ्ट में ऐड किया तो लेफ्ट में एंट्री रिकॉर्ड की, राइट में ऐड किया तो मैंने राइट में एंट्री रिकॉर्ड की। ऐड मींस सेम इफेक्ट। डन। नाउ क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस। टेक द टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चेक करते हैं किस साइड की टोटल ज्यादा है। अगर मैं चेक करती हूँ तो इनकम हमारे पास है एक ही एंट्री दैट इज आउट कॉलम में लिखा है 1 लाख। फिर हम लेते हैं एक्सपेंसेस की टोटल। टेक द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें अगर मैं चेक करती हूँ तो इनकम ज्यादा है, जो टोटल ज्यादा है उसको हम दोनों तरफ एक ही लाइन में एग्जैक्ट लिखेंगे 1 लाख। एक्सपेंस की टोटल कम है तो मुझे यहाँ बैलेंस लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में। बैलेंस मीन्स इन दोनों का डिफरेंस। तो हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 74,500 ये रहेगा बैलेंस एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस की टोटल कम थी। ये एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, यानी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। अगर हमारा इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है तो हम प्रॉफिट में है। हम कमाते बहुत ज्यादा है और खर्चा कम करते हैं तो हम प्रॉफिट में है। बट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कहती, प्रॉफिट को वो नाम देती है सरप्लस। तो हम लिखते हैं इसके सामने सरप्लस। सरप्लस है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में डिवाइड होता है? आउटसाइडर्स में कि मेंबर्स में? तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हम कभी भी देंगे मेंबर्स को। तो मेंबर्स को ये प्रॉफिट देना है, यानी आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में हम ट्रांसफर करते हैं सरप्लस। इस क्वेश्चन में कैपिटल में लिखा तो आपने डायरेक्टली लिखा सरप्लस कैपिटल होता है तो हम कैपिटल में इसको करते हैं ऐड। ठीक, तो अब चेक करते हैं बैलेंस शीट का टोटल। दोनों तरफ सेम होना चाहिए। लेते हैं पहले लायबिलिटी की टोटल। आई थिंक 160,800। Yes, 1,60,800 is the total of balance sheet. ठीक, करेक्शंस थे। फिक्स्ड डिपॉजिट पेमेंट में दिया हुआ नहीं था, 1 लाख अमाउंट थी पर उसके सामने हेडिंग नहीं था, सबने करेक्ट किया है। थर्ड पॉइंट में आपको था देयर आर रुपीस नहीं चाहिए, देयर आर 1000 मेंबर्स। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, जिसके लिए आपसे आपको असाइनमेंट्स भी मिलते जाएंगे। जो भी क्वेश्चन हम वीडियो में के थ्रू पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक क्वेश्चन मिलते जाएगा। तो आज से आपको होमवर्क भी मिलेगा। देखो, होमवर्क के लिए आपको सेपरेट कॉपी मेंटेन करना है, आप कर सकते हैं। आप उसी में ही होमवर्क भी सॉल्व करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो मैं क्लास वर्क ले रही हूँ, जो मैं होमवर्क ले रही हूँ, वो मुझे कॉपी में दिखना चाहिए। फिर आप अलग अलग कॉपी मेंटेन करके रिकॉर्ड करो या एक ही कॉपी में मेंटेन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो लाइव सेशन में जो भी डाउट्स होंगे इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ सभी लाइव